अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं कात्यायनी चतुर्वेदी और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो फिर चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में आपके लिए। प्याज की अधिक उपज देने वाली किस्में और वैज्ञानिक रोपाई तकनीकी। अच्छी बढ़वार हेतु पॉली हाउस में लगी खीरा की फसल में आवश्यक कार्य। अपने प्रदेश में अभी प्याज की रोपाई का उपयुक्त समय चल रहा है, तो जिन भी किसान भाइयों की प्याज पौध रोपाई योग्य हो गई है, वो इसके अच्छे उत्पादन हेतु इसकी रोपाई करते समय किन किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान दें, आइए जानते हैं कृषि अनुसंधान संस्थान जिला पटना के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर राकेश कुमार से। प्याज की अच्छी तरह से खेती की जाए तो निस्संदेह आपको अच्छी आमदनी प्राप्त होगी और साथ ही साथ आपको जो इसकी परेशानी है वो दूर हो सकती है। इसके लिए आपको कुछ बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। आपको ये जानना होगा कि इस समय कौन कौन सी इसकी उन्नत किस्में हैं। इसमें पूसा रेड, पटना रेड, अर्का निकेतन, अर्का बिंदु, अर्का कीर्तिमान, ये जो किस्म है बहुत ही अच्छी किस्म है और इसका अच्छा उपज प्राप्त होता है। इन किस्मों में देखा गया है कि किसान बंधु को 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होगी। अब आइए बात करते हैं खेत तैयारी और खाद उर्वरक पर। तो जहां तक खाद उर्वरक की बात है तो प्याज की फसल के लिए अधिक खाद की आवश्यकता पड़ती है। अतः 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर खेत में मिलाकर जुताई करके पाटा चला देना चाहिए। उसके बाद 260 किलोग्राम यूरिया, 180 किलोग्राम डीएपी तथा 100 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से आवश्यक होती है। फास्फोरस व पोटाश की पूरी मात्रा तथा यूरिया की 1/4 मात्रा फसल की रोपाई से पहले खेत में भुरकाव कर जुताई करके पाटा चलाकर खेत को समतल कर देना चाहिए। किसान बंधु को यहाँ पर एक विशेष ध्यान देना होगा कि चूंकि प्याज की फसल में आपको अच्छा उसका गुण है, क्वालिटी डेवलप करे, तो इसके लिए आपको 20 से 40 किलोग्राम सल्फर की आवश्यकता पड़ती है। तो इनका प्रयोग करने के लिए मैं किसान बंधु से कहना चाहूँगा, आप डीएपी की जगह पर सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करते हैं। इससे आपको फास्फोरस के साथ साथ जो सल्फर है उसकी प्राप्ति हो सकती है। इसे अलग से देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके साथ साथ नाइट्रोजन की जो 120 केजी मात्रा है, बुआई के समय आप इसकी 50% यानी 60 केजी नाइट्रोजन ही प्रयोग करें और बाकी जो बच जाते हैं नाइट्रोजन उनकी आप सिंचाई के प्रथम, द्वितीय, तृतीय यानी 4 से 5 भागों में बांट के करते हैं तो देखा गया है बहुत ही अच्छा इसका उपज प्राप्त होता है। लगाने का समय अच्छा है, ये जनवरी से फरवरी तक किसान बंधु इसको लगा सकते हैं। प्याज के पौधों को उखाड़ने से पहले नर्सरी में पानी देना हितकर होगा। फसल के लिए तैयार किए गए खेतों में सिंचाई की सुविधा अनुसार 2 से 3 मीटर चौड़ी व 3 से 5 मीटर लंबी क्यारियां बना लेते हैं। रोपाई से पूर्व 2 ग्राम कार्बेंडाजिम प्रति लीटर पानी के घोल में पौधों की जड़ों को उपचारित करते हैं।
उसके उपरांत आगे बताई गई निश्चित दूरी पर रोपते हैं। 15 गुने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर इसे लगाना चाहिए, अर्थात कतार से जो कतार की दूरी होगी वो 15 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर आप अवश्य ही मेंटेन कीजिए। इससे अच्छा इसको जो कंद बनने में सहायता होता है। अब बात करते हैं फसल में सिंचाई प्रबंधन पर। प्याज की फसल में 10 से 15 दिनों के अंतराल पर सिंचाई की आवश्यकता होती है। पूरी फसल में आपको 8 से 10 सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए जब भी नमी की आवश्यकता हो देखा गया है तो सिंचाई अवश्य ही आप करते रहें। किसान भाइयों, प्याज की फसल को खरपतवार से मुक्त रखने के लिए 3 से 4 निराई गुड़ाई की आवश्यकता होती है, जिसके लिए फसल में 15 से 20 दिनों के अंतराल पर निराई गुड़ाई करना चाहिए। इसके अलावा खरपतवारों को नष्ट करने के लिए रासायनिक दवाओं का उपयोग किया जा सकता है। इसके लिए फ्लूकोरेलिन दवा 1 लीटर प्रति हेक्टेयर जरूरत होती है। इस दवा को रोपाई से 2 से 3 दिन पूर्व छिड़काव करके भूमि में मिला देने से फसल में खरपतवार नहीं उगते हैं। तो इस तरह से इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जो भी किसान बंधु प्याज की वैज्ञानिक खेती करेंगे, निसंदेह उनको अच्छा उपज प्राप्त होगा। जी हाँ, तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। अच्छी बढ़वार हेतु पॉली हाउस में लगी खीरा की फसल में आवश्यक कार्य। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। अपने प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने पॉली हाउस के अंदर खीरा की फसल लगा रखी है, वो इस फसल की अच्छी बढ़वार के लिए इस समय कौन कौन से जरूरी कार्यों को करें, इस बारे में अपने सुझाव दे रहे हैं राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर के डॉक्टर अनिल कुमार। खीरा जो है हाई टेम्परेचर क्रॉप है, यानी अगर 20 से 25 डिग्री तापमान अगर पॉली हाउस का नहीं है तो क्रॉप का विकास नहीं होगा या फिर जो लगाए हैं उसका जर्मिनेशन ठीक से नहीं होगा। तो इसके लिए पहली बात आवश्यक है कि पॉली हाउस को चारों तरफ से बंद कर दें और ताकि उसका तापमान 20 से या 20 के ऊपर हो जाए। तो ऐसा करने से जो भी पौधे की बढ़वार होगी वो सुचारू रूप से होगी। बुआई के समय दिए गए खाद एवं उर्वरकों के अतिरिक्त बुआई के 40-50 दिन बाद 50 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर सावधानी पूर्वक पौधों के चारों ओर प्रयोग करना चाहिए। और उसके बाद रस्सी के सहारे से पौधे को ऊपर ले जाएं, जिससे कि पौधों का पॉली हाउस के अंदर जो है एरेशन और नमी की मात्रा बराबर बनी रहे। सिंचाई एवं खरपतवार नियंत्रण। पौधे की जड़ों का समुचित विकास हो, इसके लिए फल आने तक 10-15 दिन के अंदर पर सिंचाई करनी चाहिए। साथ ही फसल को खरपतवारों से मुक्त रखने के लिए बुआई के 25 से 30 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई और 50 से 60 दिन बाद दूसरी निराई गुड़ाई करनी चाहिए, ताकि पौधों की बढ़वार अच्छी हो सके। तो जब पौधे बढ़ने लगेंगे तो 25 से 30 दिन लगाने जमने से 25 से 30 दिन के बाद खीरा के फसलों में फूल आना प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि ये क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, इसलिए सुबह के समय पॉली हाउस के दरवाजा और खिड़कियां खोल दें ताकि कुछ लाभकारी कीटों का प्रवेश पॉली हाउस के अंदर हो जाए, जिसकी वजह से क्रॉसिंग होगी और जिससे फल पकड़ना शुरू कर लेगा। यदि अगर ऐसा नहीं संभव हो पाता है, तापमान चूंकि ज़्यादा कम हो गया है, तो तार या रस्सी को हिला दें, हाथ से हिलाएंगे तो जो है उसमें भी उसके परागकण जो है मेल फीमेल फ्लावर पार्ट पर चले जाते हैं, जिससे फल पकड़ने लगता है। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा मेल फीमेल का रेशियो अच्छा हो जाए, ग्रोथ अच्छी हो, तो इसके लिए एक तो आप न्यूट्रिशन है, जो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट जिसको हम कहते हैं, खाद उर्वरक का पोषक तत्वों का मैनेजमेंट सही ढंग से करें। दूसरा हार्मोन आता है, बहुत सारे मार्केट्स में हार्मोन है, जैसे ह्यूमिक एसिड है, और इस तरह के हार्मोन का आप इस्तेमाल 2 ml प्रति लीटर पानी की दर से अगर आप पहली फ्लावरिंग जब स्टार्ट होती है फसल में, वो छिड़काव करेंगे तो
ज़्यादा मात्रा में फल लगेंगे और फलों का विकास अच्छा होगा। फल साफ सुथरे और समय पर तैयार होंगे और जिससे आपको बाजार में अच्छी कीमत मिलेगी। सामान्य तौर पर कीड़े और रोग नहीं लगते हैं, बट अगर तापमान और नमी को अगर आप मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो निश्चित तौर पर लीफ स्पॉट, पत्तियों पर दाग पड़ेंगे या फिर चूड़ी फफूंदी पाउडर टाइप का सफ़ेद सफ़ेद रंग का आ जाता है या पीले रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। तो अगर सफ़ेद रंग के पाउडर के धब्बे जाड़े में पड़ते हैं चूँकि नमी ज़्यादा हो जाती है। फसल में पाउडरी मिल्ड्यू रोग की रोकथाम के लिए सल्फेक्स 3 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। अगर फसल में पर्ण दाग रोग के लक्षण जैसे पत्तियों पर भूरे रंग के धब्बे दिखाई दें तो कार्बोडोजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव करना चाहिए, जिससे फसल में इस रोग का नियंत्रण हो जाता है। और दूसरी सबसे खूबसूरत बात यह है कि पॉली हाउस में चूंकि पौधे कम होते हैं, लंबे समय तक फलते हैं, तो आपके सामने और रस्सियों पर टंगे हुए होते हैं पौधे, तो आपके सामने सारे पौधे दिखते हैं। तो हम तो ये कहेंगे कि जो इन्फेक्टेड पत्तियां हैं नीचे से जहाँ तक फ्रूटिंग हो चुकी है उनको आप काट के निकाल के बाहर कर देंगे तो सारा इन्फेक्शन बाहर होगा। अब रही बात अगर कीड़े लगे हों, खीरा की फसल में मुख्य रूप से लाल मकड़ी बीटल कीट का प्रकोप होता है। ये कीट पत्तियों, तना और फूलों का रस चूसकर फसल को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। तो इन कीटों का नियंत्रण कैसे करना है, आइए जानते हैं। तो कीड़ों के इलाज के लिए अभी आज के दिन में प्रोपिनोफास या कन्फीडर नाम की दवा है, जिसका डोज जो है 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना के आप फुहारा के द्वारा, मशीन द्वारा छिड़काव करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां हैं आपके लिए, लेकिन यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द हाजिर होते हैं। डच रोज की रुपाई तकनीकी और रुपाई के बाद किए जाने वाले जरूरी प्रबंधन। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में, और अब बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे राज्य के बहुत से किसान गुलाब की खेती करके अच्छा लाभ ले रहे हैं, लेकिन उनमें से कुछ किसान ऐसे भी हैं जो कि पॉली हाउस में डच गुलाब की खेती करके अन्य किसानों की तुलना में बहुत अधिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो हमारे जो भी किसान भाई पॉली हाउस में डच गुलाब की खेती करना चाहते हैं, वो कैसे करें इसकी खेती, आइए जानते हैं एक सफल किसान खुशहाल चंद पाटीदार से। आप जो देख रहे हैं ये पॉली हाउस 2600 स्क्वायर मीटर का है। इसको लगाने के 1 साल हो गया है। उसमें अपन ने पहले हमने खीरा ली थी, तो खीरा ककड़ी आती है चाइना के नाम से, उसको लगाया था, तो उससे भी हमें अच्छा उत्पादन हुआ। उसके बाद में फिर हमने मूड किया कि चलो अपन एक फिर नई कोई खेती करेंगे इसमें। तो कुछ कहीं देखने के बाद में हमें गुलाब का निर्णय लिया, तो उसके बाद में हमने इसमें गुलाब लगाए। पॉली हाउस में डच गुलाब की खेती करते समय हमारे कुछ किसान भाई जानकारी के अभाव में या फिर लापरवाही बस पॉली हाउस में बेड बनाते समय कोई ध्यान नहीं देते तथा जैसे तैसे करके पौधे का रोपण कर देते हैं, जिसकी वजह से गुलाब के पौधे अच्छी तरह से विकास नहीं कर पाते और फूलों की गुणवत्ता खराब हो जाती है। इसलिए हमें गुलाब लगाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये गुलाब के पौधे हम पूना से लेके आए हैं। इसकी वेराइटी टॉप सीक्रेट रेड रोज के नाम से बोला जाता है इसको। 2600 स्क्वायर मीटर में हमारा 18,000 पौधे लगे हैं। इसके लिए अपन को लाल मिट्टी चाहिए जो भुरभुरी रहती है, पानी सोखने में ज़्यादा क्षमता छीनवाल हो, ताकि उसको पानी सोख ले, ताकि इस गुलाब को ज़्यादा नुकसान ना हो रोज़ को। इसके लिए अपन जैसे आप देख रहे हैं लाल मिट्टी है, ये हमने बाहर से मंगवाई इसके लिए। उसके बाद में इसको डालने के बाद फिर हमने करीब 2600 स्क्वायर मीटर में 2 से 3 टन देसी सड़ी हुई खाद, गोबर खाद डाली।
उसके बाद में रोटावेटर से इसको बारीक किया, उसके बाद में फिर बेड बनाए। तो हमारे बेड से बेड में जो बीच में जगह देख रहे हैं आप, ये 40 सेंटीमीटर है और बेड जो बना हुआ है ये 90 सेंटीमीटर का है। उसके बाद में इसमें हमने फिर इस बेड के ऊपर 2 ड्रिप की नली बिछाई, जो इस नली के बीच में 12 इंच की जगह है छोड़ दी हमने दोनों कतारों के बीच में। और उसके बाद में हमने फिर इसको लगाया हर एक पौधे में 6 इंच की दूरी के हिसाब से हमने लगाया, और पौधे से पौधे की दूरी होगी 6 इंच और कतार से कतार में 12 इंच की दूरी है। ये जो पौधे हैं ये ग्राफ्टेड है, तो मैं किसान भाइयों को यही कहूँगा कि इनको लगाने के वक्त भी आप थोड़ा ध्यान दें, ताकि जहाँ से ग्राफ्टिंग किया हुआ है उस तक ही मिट्टी डालें, उसके ऊपर न डालें। डच गुलाब की फसल से अधिक और गुणवत्ता युक्त फूलों की प्राप्ति हो, इसके लिए गुलाब के पौधों से निकलने वाली अनावश्यक शाखाओं की कटाई छटाई करना भी जरूरी होता है, जिससे आपको अधिक लाभ की प्राप्ति हो। उसके बाद में जो अपना ग्राफ्टेड किया हुआ है वही आंख चलने दे, ताकि साइड से कोई भी जंगली पौधा जो निकले उसको अपन तोड़ के बाहर निकाल सकते हैं। उसके बाद में जैसे इसमें बढ़वार चालू होती है उसमें कलियां आने लग जाती है, जो कलियां भी अपन को तोड़ते रहना है, क्योंकि तोड़ना इसलिए ज़रूरी है कि ताकि पौधा अपना एक ग्रोथ में अपना एक हाइट लेके तंदुरुस्त खड़ा हो जाए। उसके बाद में इसमें से अपन फिर फूल निकालेंगे। 90 दिनों के बाद इसमें से अपन फसल शुरू करेंगे, जो फूल आएगा वो लेना शुरू करेंगे, ताकि वो 4 साल तक हमें लगातार फूल देती रहे। और जब अपन हाउसिंग करते हैं बेड के ऊपर, तो उससे अतिरिक्त इसमें पानी जाता है, उससे भी खरपतवार उग आता है। उसको अपन समय समय से हाथ द्वारा निदाई गुड़ाई करते रहें, और उससे अपने पौधे को भी ऑक्सीजन हवा पानी मिलता रहे, ताकि उससे खरपी द्वारा जो निदाई गुड़ाई होगी तो उससे अपना बेड में थोड़ी हवा पानी जाने के लिए जगह बनी रहेगी, तो उससे जड़ अच्छी विकसित होगी और पौधा एकदम हाइट लेगा। डच गुलाब की फसल में सिंचाई और उर्वरक प्रबंधन का विशेष महत्व होता है, लेकिन हमारे कुछ किसान भाई इन प्रबंधनों में लापरवाही बरतते हुए कभी भी फसल की सिंचाई कर देते हैं तथा असंतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण पौधों की अनावश्यक बढ़वार तो होती ही है, साथ ही साथ फसल में रोगों का भी प्रकोप होने लगता है। जो आप नली देख रहे हैं इसके द्वारा सिंचाई की जाती है। इसमें जो हर तीसरे दिन करीब 2600 स्क्वायर मीटर में 10 से 15 मिनट पानी देना पड़ता है। पानी देने के उपरांत जैसे पौधे चालू हो गए, उसमें अब आता है अपना खाद। तो खाद हर तीसरे दिन आप 2 से 2.5 किलो इसमें 19 वाटर सोल्यूबल जो खाद आता है वो ड्रिप के द्वारा दिया जाता है, ताकि डायरेक्ट वो पौधे में लगे और पौधा अच्छा स्वस्थ और ग्रोथ करके बढ़वार ले। डच गुलाब की फसल में इस समय कौन से रोग का प्रकोप होता है तथा उसका नियंत्रण किस प्रकार से किया जाए, साथ ही पॉली हाउस में डच गुलाब की खेती करने से कौन कौन से लाभ होते हैं, आइए जानते हैं डच गुलाब लगाए हुए इसी किसान से। जो एक थोड़ी बीमारी इसमें लगता है, डाउनी ब्लाइट बोलते हैं उसको, तो उसके लिए अपन 22 टिन का उपयोग कर रहे हैं, जो 10 ml प्रति पंप के हिसाब से इसमें स्प्रे होता है, जो अच्छा साबित हो रहा है। बाहर की अपेक्षा हमने इसमें पोली हाउस में जो रेड लगाए हैं इसकी क्वालिटी रहेगी। पोली हाउस में भी उत्पादन अपन को करीब 1.5 से 2 गुना ज़्यादा ही मिलेगा। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से 1 या 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है जिला रोहतास के संजीत कुमार यादव ने। आपने गाय पालन किया है, आपकी एक गाय में लाल पेशाब करने की समस्या है, आप इसके रोकथाम पर जानकारी चाहते हैं, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। बंधुओं को आज एक पशुओं में होने वाले घातक बीमारी बवेसियोसिस, जिसे हम रेड वाटर डिजीज के भी नाम से जानते हैं या पायरोप्लाज्मोसिस डिजीज के नाम से भी जानते हैं, इसके बारे में जानकारी देंगे। प्रमुख लक्षण है कि पशुओं के पेशाब में लाल सेल आने लगता है, ब्लड सेल। इसका कारण है कि इस बीमारी के संक्रमण के बाद पशु के शरीर में आरबीसी जो लाल रक्त कोशिका है वो काफ़ी मात्रा में टूटता है, जिससे एनीमिया होता है, और वही लाल रक्त कण पेशाब के माध्यम से बाहर निकलता है। तो पेशाब का रंग काफ़ी डार्क लाल रंग का हो जाता है, यह इसका मुख्य लक्षण है। इसके अलावा पशुओं में कमज़ोर होना, पिछले पैर से लंगड़ाना, चलने में मुश्किल होना,
नर्वस सिस्टम बहुत, जैसे लड़खड़ा के गायों का चलना, खाना कम कर देना, दूध उत्पादन में अचानक कमी आ जाना, जॉन्डिस का लक्षण दिखना, ये सब प्रमुख कारण है। इससे संक्रमित पशुओं को बाकी झुंड से अलग रखें, चूँकि ये एक अठगोड़वा टिक्स से संक्रमित ट्रांसमिशन होने वाला बीमारी है। इसमें होता यह है कि जो रिफिसेप्लस या बुफिलस जो टिक्स हैं, अठगोड़वा चमोकन जिसको बोलते हैं, उसके माध्यम से ये डिजीज ट्रांसमिट होता है। एडल्ट टिक्स, जो मादा एडल्ट टिक्स हैं, वो संक्रमित पशु का खून चूसती है और फिर ज़मीन पे आता है, फिर उसका जो अंडा निकलता है उसमें भी वो इन्फेक्शन कैरी होता है और उसका अगला वंश का जो टिक्स है वो स्वस्थ पशु को फिर से इन्फेक्ट करते हैं और फिर स्वस्थ पशु में वो संक्रमण पैदा करते हैं। इस तरह इनका लाइफ साइकिल चलता है। तो इसके बचाव के लिए, चूँकि ये टिक से ट्रांसमिट होने वाला बीमारी है, तो निश्चित रूप से हम पहले अठगोड़वा चमोकन का नियंत्रण करें। अठगोड़वा का नियंत्रण के लिए खास करके जो इस समय जो साइपरमेथ्रिन या डेल्टामेथ्रिन की जो दवाएं हैं, जो बोटॉक्स बाजार में उपलब्ध है, वो ज़्यादा कारगर नहीं है। इसलिए नए जनरेशन की दवा एमिट्राज हो या इप्रिनोमेक्टिन हो या आइवरमेक्टिन हो, ऐसे दवा का इस्तेमाल करें। जब भी इस दवा का इस्तेमाल करेंगे तो एक बात का ध्यान रखेंगे कि सुबह में जब धूप नहीं निकलता उस समय लगाएं या फिर शाम में धूप ढल जाने के बाद लगाएं, क्योंकि इससे हाइपर सेंसिटिविटी नहीं होगा। अगर धूप में इस दवा का इस्तेमाल करेंगे जानवर के ऊपर में तो हाइपर सेंसिटिविटी होगा और पॉइजनिंग होगा, जानवर को परेशानी होगा। लक्षण दिखने लगे जैसे पेशाब में खून आने लगे या फिर नर्वस सिस्टम आने लगे, लड़खड़ाने लगे जानवर, तो निश्चित रूप से इसका इलाज कराएं। चूँकि इस बीमारी में टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, 104, 105, कभी कभी 106 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर आ जाता है। इस स्थिति को कंट्रोल के लिए एंटीपायरेटिक दवा जो बुखार को कम करे और एंटीप्रोटोजोअल दवा जो भी डायमिनाजिन एस्चुरेट या बहुत सारी दवाएं जो बाज़ार में उपलब्ध हैं, किसी प्रशिक्षित पशु चिकित्सक की सलाह से इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि ये बीमारी जैसे ही एडवांस होगा फिर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा और अगर देर किए तो पशु का मृत्यु भी हो सकता है। तो जब भी लक्षण दिखे इस टाइप का, तुरंत पशु चिकित्सक की सलाह लें और उसका इलाज कराएं। और चलिए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अच्छे उत्पादन के लिए सरसों की फसल में माहू कीट की रोकथाम। मौसम पूर्वानुमान के आधार पर साप्ताहिक कृषि सलाह। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए बेहद उपयोगी रहा होगा। किसान भाई और अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512 और हमारा ईमेल एड्रेस है annadatabihar@etv.co.in। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800108599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में कभी भी संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं ईटीवी न्यूज़ बिहार झारखंड, खबर ही जीवन है।